है कि हमारी मेहनत की कमाई पर बेवजह टैक्स कट जाता है और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर अब एक नया और आसान सा फॉर्म आ गया है जो इस परेशानी को दूर कर सकता है। चलिए, आज हम इसी नए फॉर्म 121 को समझते हैं। सोचिए, आपके सेविंग्स अकाउंट पर थोड़ा ब्याज आया या पेंशन मिली और पैसा हाथ में आने से पहले ही उसका एक हिस्सा टैक्स में कट गया। और मजे की बात यह है कि शायद आपकी कुल आमदनी टैक्सेबल लिमिट से भी कम हो। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसी को सुलझाने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए फॉर्म लाया गया है। देखिए, पहले का सिस्टम ना थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G भरो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फॉर्म 15H। मतलब दो दो फॉर्म्स की झंझट। अब इन सब को हटाकर बस एक ही डॉक्यूमेंट लाया गया है, यूनिफाइड फॉर्म 121। एक फॉर्म सबके लिए, ताकि पूरी प्रोसेस आसान हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि पहले ये टीडीएस का सिरदर्द था क्या, फिर देखेंगे कि नया फॉर्म 121 इसका क्या सोल्यूशन लेकर आया है, ये फॉर्म इतना जरूरी क्यों है, इसे भरने का सही तरीका क्या है, और हाँ, कुछ जरूरी नियम और पेनाल्टीज के बारे में भी जानेंगे। और आखिर में एक क्विक प्री फाइलिंग चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पुराने टीडीएस के सिरदर्द की, मतलब अप्रैल 2026 से पहले जो कंफ्यूजन और कागजी कार्यवाही थी उसकी। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? ये दो अलग अलग फॉर्म्स। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 से कम है, और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब इसमें होता यह था कि उम्र के हिसाब से सही फॉर्म चुनना, उसे भरना, ये सब बेवजह की कागजी कार्रवाई और कंफ्यूजन पैदा करता था। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जिन्हें तो सबसे आसान प्रोसेस की जरूरत होती है। तो ये थी पुरानी कहानी जो वाकई एक उलझन थी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी नया फॉर्म 121। एक फॉर्म, एक प्रोसेस, और उम्मीद है कि कंफ्यूजन भी कम। तो आखिर ये फॉर्म 121 है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। मतलब आप खुद ये घोषणा कर रहे हैं। इसे भरकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि देखिए, मेरी कुल आमदनी टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, तो प्लीज मेरी इनकम पर टीडीएस मत काटिए। बस इतना ही। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्म इस्तेमाल कौन कर सकता है। तो ये भारत में रहने वाले किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए है। साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUFs भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कंपनियों, फर्म्स या नॉन रेजिडेंट्स यानी जो भारत में नहीं रहते, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म इतना मैटर क्यों करता है। चलिए, इसके जो मेन बेनिफिट्स और फीचर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा है टीडीएस से बचना। मतलब आपकी जो इनकम है, जैसे बैंक डिपॉजिट का ब्याज, डिविडेंड्स, किराया, पेंशन या प्रोविडेंट फंड से निकाला हुआ पैसा, इन सब पर सोर्स पर ही टैक्स न कटे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बाद में रिफंड क्लेम करने की लंबी चौड़ी झंझट से छुटकारा। पैसा कटता ही नहीं तो पूरा का पूरा हाथ में आता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, और इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एक वैलिड पैन होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर आपके पास वैलिड पैन नहीं है तो ये डिक्लेरेशन, ये फॉर्म किसी काम का नहीं है। ये पूरी प्रोसेस की बुनियाद है, तो ये पक्का कर लें कि आपका पैन कार्ड एकदम सही और एक्टिव हो। सिर्फ फॉर्म को एक करने के अलावा भी इसमें कुछ और अच्छी बातें हैं। जैसे हर फॉर्म के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN मिलेगा, जिससे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग पेमेंट करते हैं उनके लिए भी रिपोर्टिंग आसान हो जाती है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस फॉर्म को भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या? ये बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी इनकम की सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही भरिए। स्टेप 2, आपको जहां से भी पेमेंट मिलनी है, चाहे वो बैंक हो, कोई कंपनी हो, उन्हें पेमेंट मिलने से पहले ये फॉर्म जमा कर दें। स्टेप 3, अपना पैन नंबर 2 बार 3 बार चेक करें कि वो एकदम करेक्ट है। और स्टेप 4, अपने रिकॉर्ड के लिए इसकी एक कॉपी हमेशा संभाल कर रखें। और जैसा कि मैंने कहा, अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर बैंक और संस्थाएं अब डिजिटल फाइलिंग एक्सेप्ट करती हैं। मतलब कागजी काम कम। आप उनके ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए आसानी से और सुरक्षित तरीके से ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत जरूरी नियमों की, और अगर कोई गलती हुई तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। एक तरह से ये एक चेतावनी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिक्लेरेशन आपकी जिम्मेदारी है। आप इसमें अपनी पूरी इनकम का एक सही सही अनुमान लगाकर ये कह रहे हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होगी।
तो ये अनुमान हवा में नहीं होना चाहिए, ये पूरी ईमानदारी और सटीकता पर आधारित होना चाहिए। तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये टेबल बिल्कुल साफ बताता है। अगर आपने जानबूझकर अपने इनकम की गलत जानकारी दी तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, और अगर आपने फॉर्म जमा ही नहीं किया तो टीडीएस तो कटेगा ही, और फिर आपको उसे वापस पाने के लिए रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। तो चलिए सब कुछ समेटते हुए एक फाइनल प्री फाइलिंग चेकलिस्ट देख लेते हैं। मतलब फॉर्म भरने बैठने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। बस 2 चीजें हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले एक वैलिड और सही पैन, और दूसरी चीज आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी कुल टोटल इनकम का एक सटीक एक्यूरेट अनुमान। ये दोनों चीजें तैयार हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने की तैयारी तो हो गई है। एक फॉर्म, एक सीधी प्रक्रिया। बेवजह के टीडीएस से बचने का रास्ता अब पहले से ज्यादा साफ है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये नया सिस्टम सच में टैक्सपेयर्स का बोझ हल्का करेगा, या ये भी बस एक और कागजी उलझन बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।